हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कल क्लास 9th डिस्कस कर रहे थे और उससे कुछ प्रश्न छूट गए थे हमारे। हमने बोला था कि कल की क्लास में उसको पहले सॉल्व करा दिया जाएगा। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जीत की जंग, और जैसा कि आपको पता चला है कि आपका एडमिट कार्ड अब आने ही वाला है। कल शाम तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 28 नवंबर को आपका पेपर होगा ही होगा। अब उसे कोई कैंसिल नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने कहा है 28 तारीख को पेपर होगा, मीन्स होगा। तो सभी लोग ध्यान रखें कि पेपर आपका बहुत नज़दीक है और हमें अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे लेवल की तैयारी करनी है। तो तैयारी करने की स्ट्रेटजी, जो हमारी रणनीति होनी चाहिए, वो कुछ अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमारा हर वार पार जरूर हो। हमारा जो वार है वो 28 नवंबर को पार जरूर होना चाहिए। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे और पढ़ाई का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा दें। थोड़ा सा लेवल का मतलब अपना समय बढ़ा दें, पढ़ने का तरीका बदल दें। आप लगभग 8 घंटे 9 घंटे रोज़ डेली पढ़ने का सिस्टम बनाएं, क्योंकि पेपर बहुत करीब है। 10 दिन बाद पेपर है, तो 10 दिन में अगर रोज़ 9 घंटे पढ़ते हैं तो 90 घंटे आप पढ़ लेंगे। और 90 घंटे में आप अपने सिलेबस को रिवीजन कर लें। ये रिवीजन करने का ही समय है, पढ़ने का समय तो बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पढ़ने का समय है। जो लास्ट के टाइम्स होते हैं वो सिर्फ रिवीजन के समय होते हैं। पढ़ने का समय पहले होता है, शुरुआत में पढ़ते रहो 2 महीने 3 महीने 4 महीने, लेकिन लास्ट के जब 10 दिन आए तो सिर्फ रिवीजन का समय है, पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं है। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जीत की जंग। और हम रिवीजन की क्लास ही चला रहे हैं। आपको पता है रिवीजन सीरीज चल रही, क्लासेस जो होनी थी वो सब हो गई हैं। तो रिवीजन की सीरीज में हमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। उम्मीद करिए 22 से 25 क्वेश्चंस का फ़ायदा आपको मिलेगा आपके टेट के पेपर में। हाँ, गारंटी है, परेशान बिल्कुल मत हो, गारंटी है 22 से 25 क्वेश्चन की। चलिए आइए। अच्छा, कल वाले हमने सॉल्व करा दिया था ना, हमें सॉल्व कराना है आज यहाँ से। चलिए यहाँ से मुझे सॉल्व कराना है आज के क्वेश्चंस। कल वाले हो गए थे। देखिएगा सभी लोग समझिएगा भैया, मेहनत से समझिएगा, क्योंकि पेपर बहुत करीब है। और उम्मीद करिए ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं जैसी सीरीज चल रही है। अगर कोई बच्चा पेपर दिया है पुराने, तो उसको पता चल रहा होगा कि जो पढ़ाया जा रहा है सेम ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो जो सीरीज चल रही है बेहद इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करिए आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है पेपर में। इतना बड़ा फ़ायदा कि आप सोच नहीं सकते हो। चलिए, वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है। मीन्स इस समय बनारस की जो संख्या है वो 2,25,000 है। ठीक है। होता क्या है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 7% और 9% है, मीन्स हर साल 9% लोग जन्म लेते हैं और हर साल 7% लोग मर जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है ना। हर साल 9% लोगों का जन्म होता है, हर साल 7% लोगों की डेथ हो जाती है। तो अगर हम ये बात करें कि हर साल 9 लोगों का जन्म होता है और 7 लोगों की डेथ हो जाती है, तो परिवर्तन कितना होता है? 2% का। मीन्स जनसंख्या जो है वो कितनी बढ़ेगी? 2% बढ़ेगी। जब 9 लोग जन्म लिए, 7 लोग नहीं रह गए, तो रह कितने लोग गए? 2 लोग, वही तो 2% है। मीन्स हर साल जनसंख्या में 2% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्षों बाद पूछा, तो 2 वर्षों बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 102/100 पहले वर्ष में वृद्धि, ये पहले वर्ष का हुआ, गुणे 102/100 ये दूसरे वर्ष की वृद्धि हुई। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 2 0 से 2 0 ये काट दीजिए, 1 0 से 1 0 ये वाला काट दीजिए। काट दिया, क्या बचा? इसको काटिए, 2 पंची 10, ये कटेगा 2 पंची 10 और 2 एकम 2, 5 से इसको काट दो, 5 चौको 20, 5 25, मल्टीप्लाई कर दो 45 गुणे 102 गुणे 51। यही कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, यही कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करिए और बताइए आंसर क्या आएगा। सभी लोग जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अब आंसर तो आपके ऑप्शन में है ही है, कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। तो आपका आंसर जो है 2,25,000 है। ठीक, बात को समझना, हम थोड़ा सा आपको कोरिलेट कराना चाहते हैं, जैसे कि ऑप्शंस पेपर में काटे जाते हैं। और हर साल सिर्फ 2% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या कभी भी 4 लाख के पास नहीं पहुंच पाएगी। समझ रहे हो? जब 2,25,000 लोग अभी हैं और हर साल सिर्फ 2% लोग, मीन्स मामूली से जनसंख्या बढ़ती है, तो ये 4 लाख के करीब में नहीं पहुंच सकती। तो 2 ऑप्शन थे
आपके गए। आपके ऑप्शंस चेक किसको करना है, इन दोनों को चेक करना है। ये लिखा है 2,43,090 और वो लिखा है 2,34,090। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अब देखो डिजिटल सम हम लगा देते तुरंत डिजिटल सम के तो हम माहिर खिलाड़ी हैं और आपको भी माहिर खिलाड़ी बना दिए हैं। मान लो कभी कभी क्वेश्चंस में फेल हो जाता है डिजिटल सम, जैसे इस समय क्यों फेल हो रहा पता है, क्योंकि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं 234,090, 243,090, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है, सब सेम संख्याएं लिखी हैं। इसलिए चलो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, गुणा कर लेना और देख लेना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। बस आप मेथड समझो कि पेपर में मेथड क्या लगाना है, नहीं तो पता चलेगा पेपर में आप क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे। 9% लोग जन्म लेते हैं, 7%, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया इस बार का, क्योंकि यूपी पेट में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था यूपी पेट में, तो हम उम्मीद करते हैं यूपी टेट में भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, एक प्रश्न ऐसा जरूर पूछा जाएगा। चले आइए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 8:3 के अनुपात में है, यदि आयत का परिमाप इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, ये एक आयत है, इसकी लंबाई 8x है और चौड़ाई 3x है, ठीक है। आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l + b, ये आयत का परिमाप होता है। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में l कितना है 8x है और b कितना है 3x है, इक्वल टू परिमाप कितना दिया गया 132, 8 3 11, इसको 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 8 3 11, 11x की वैल्यू दी गई 66 आपको, 11 छक्का 66, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ये x का मान आ गया आपका, ये x का मान आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। बताइए, आयत का आपको परिमाप दे रखा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो x का मान यहाँ पे पुट कर दो तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी 48, x का मान यहाँ पुट कर दो तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 18। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, l × b, तो 48 × 18 ना, इसका गुणा कर दो, 8 28 64 का 4 सॉरी 18 बाद में जाना है। बताइए कितना आएगा गुणा करो, बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। कह रहे होगे सर जी सब हमें पूछोगे क्या है, अरे बताओ यार गुणा करके, तुम लोग गुणा कर सकते हो कि नहीं। 18 का 8 में गुणा करो, टेबल नहीं आती ना, कह रहे थे याद कर लो नहीं तो पेपर में फंस जाओगे, इसीलिए कहते हैं कि टेबल याद करो, बहुत ज़रूरी है भैया। अगर टेबल नहीं याद है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे डिजिटल सम नहीं फॉलो हो रहा, देख लो सारी डिजिट सेम टू सेम लिख रहा, तो ऐसे क्वेश्चन में डिजिटल सम कैसे लगाओगे, तब तो टेबल याद होनी चाहिए ना। तो बताओ 18 8 कितना होता है, 18 8 नहीं बता पाओगे, 18 8 144 होता है ना, 144 का 4 हासिल लगेगा 14, 18 चौको 72, 72 और 14 86, मीन्स आंसर आ जाएगा आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो क्षेत्रफल को। बताइए कोई परेशानी है बाबू, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो, कोई डाउट हो दोस्तों तो बताओ, कहीं पर नहीं है, आगे बढ़ाया जाए। तो बहुत आसान था, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया था 8:3, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया था, तो हमने कहा लंबाई 8x है और चौड़ाई 3x है, इसका परिमाप दे दिया था 132, तो लंबाई की जगह पे उसका 8x रख दिया, चौड़ाई की जगह उसका 3, ये परिमाप हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, आंसर निकाल लिया। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न फिर से, और उम्मीद करेंगे टेट में इस तरह का एक प्रश्न जरूर आए इस बार। दो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना है, मीन्स दो संख्या a अनुपात b के अनुपात कितना है 4:5 है, और उनके वर्गों का योग मीन्स a² + b² इक्वल टू कितना है 1025 है। तो संख्याएं बताइए, यही तो पूछा आपसे, यही तो पूछा। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है, हमने कहा दो संख्याएं a अनुपात b हैं, तो इनका अनुपात दिया 4:5, और उनके वर्गों का योग 1025 है, उनके जो वर्गों का योग है वो कितना है 1025 है। तो संख्याएं हैं, तो संख्या हमने कहा a और b हमारी संख्याएं हमसे पूछा है। बात क्लियर है भैया। चलिए हम ये कह सकते हैं a = 4x और ये b = 5x, ये लिख सकते हैं ना, a = 4x b = 5x। चलिए a की जगह 4x लिखिए, 4x का होल स्क्वायर प्लस b = 5x मीन्स 5x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1025, 4 चौको 16x²
बचा हम 25x² इक्वल टू 1025। बात क्लियर है इतनी? यहाँ तक कि कोई डाउट तो नहीं बाबू? कहीं पर कोई डाउट नहीं ना? क्लियर है? हमने किया क्या? हमने कह दिया a बराबर 4x और b बराबर 5x और उनके वर्गों का योग दिया था, तो हमने 4x का स्क्वायर कर दिया, 5x का मान रख के उसका स्क्वायर कर दिया, बराबर में 1025 लिख दिया। 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर इक्वल टू 1025 लिख दिया। 16 और 25 कितना होता है? 41x स्क्वायर इक्वल टू 1025। ये 41 का 25 बार में कटेगा, 41 से 25 बार में x स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा और x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या कहा? क्या दोनों संख्याएं बताइए। तो पहली संख्या आपकी क्या है? 4x, दूसरी संख्या आपकी क्या है? 5x। x का मान कितना आया? 5, तो 4 गुणे 5, पहली संख्या कितनी हो गई? 20, यहाँ पे 5 गुणे 5, दूसरी संख्या आपकी कितनी हो गई? 25। ये आ गया आपका आंसर। बताइए कोई परेशानी है आपको? कहीं पर कोई दिक्कत? अब इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे करते हैं, इस बात को समझना है। ये तो लगाने का मेथड हो गया, हमने लगाने का आपको मेथड बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे किया जाता। ये तो बहुत बड़ा हो गया, लगाने का मेथड हमने आपको समझा दिया। अब ऑप्शन का मेथड मेरा समझिएगा। ऑप्शन मेथड अगर आप समझ गए तो पेपर में जल्दी लगा लोगे। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात जो है 4:5 है और उनके वर्गों का योगफल 1025 है। तो संख्याएं क्या है? संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है वो कितना है? 1025 है ना? तो संख्याएं हैं, संख्याएं हमसे पूछा है, मीन्स a और b हमसे पूछा गया। जो संख्याएं पूछी गई हैं वो हमारे ऑप्शंस में हैं, है ना? जो संख्याएं पूछी गई हैं वो हमारे ऑप्शंस में हैं। अब बात समझिएगा, 24 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर दोनों संख्याओं, क्योंकि दोनों संख्या थोड़ा समझने का प्रयास करो। जो दो संख्याएं हमारे ऑप्शन में दी गई हैं, तो अगर वो दोनों संख्याओं को वर्ग किया जाए तो 1025 आना चाहिए। और 24 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौको 16, लास्ट में 6 आएगा। यहाँ पे 30 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। और इन दोनों को वर्ग करोगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। तो इन दोनों का वर्ग करके देखो, इन दोनों का वर्ग करके देखो, 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 625 और दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाता है? 1025। मीन्स यही आंसर होगा। कॉमन सेंस क्या था भैया? यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, दोनों संख्याओं का जब वर्ग करके जोड़ा जाता है तो लास्ट में 5 आना चाहिए। तो किसी संख्या का वर्ग करने पर उसके लास्ट में 5 होगा जरूर, तभी वो बन सकता है। और एक संख्या में 0 होना चाहिए लास्ट में, तभी जोड़ोगे तभी 1025 आएगा। तो यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे तो बन नहीं सकता। यहाँ दोनों जगह 0 0 है तो यहाँ भी नहीं बन सकता। तो बचा कौन? 20 और 25। इसका वर्ग करके जैसे हम देखें 1025 आया, हमारा आंसर सही हो गया। चलिए, मैंने 8800 रुपये में एक वस्तु बेची और इस तरह 10% का लाभ कमाया। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी राशि में बेचना चाहिए? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने 8800 रुपये में एक वस्तु को बेचा और इस तरह आपने 10% का लाभ कमाया। आपने पढ़ा SP इक्वल टू CP, 100 प्लस माइनस x अपॉन 100। ये पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना? ये बहुत बार आ चुका, 2500 बार आ चुका है इसी क्लास में। देखिए, आप ऐसे मेथड को पढ़ो कि जो मेथड आप पेपर में लगा सको। एक ही मेथड बार बार पढ़ो जिससे वो पेपर में आप लगा सकें। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं। जो आप एक नॉर्मल सा मेथड पढ़ रहे हो, आपके पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन ही आने हैं, तो आप नॉर्मल मेथड पढ़ो और नॉर्मल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ऐसा कोई भी मेथड ना पढ़ो जिससे पेपर में आपको समस्या क्रिएट हो। ठीक है, अब 8800 रुपये में एक वस्तु बेची गई, SP दिया गया 8800 रुपये, CP हमें निकालना है और 10% का लाभ हो तो 100 में 10 जोड़ दो, 110/100। ये एक 0 से 1 0 कट गया, ये 11 8 88 कट गया, 800। इस 10 का गुणा करोगे तो CP आ जाएगा हमारा 8000।
मीन्स वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये था और 10% के लाभ पर बेचे तो 8800 रुपये में बेच दिए। अब वही कह रहा है कि अगर 15% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए। तो आपने एक वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा, आप इसको 15% के लाभ पर बेचना चाहते हो तो 115/100, 2 0 काट दो, 1 0 है लास्ट में रख दो, 8 से गुणा करो, 8 5 40 का 0 हाथ से लगेगा 4, 8 का नाम 8, 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 8 का नाम 8 1 9। मीन्स वस्तु को कितने में बेचो, 9200 रुपये में। बताइए कोई परेशानी नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल। हमने क्या किया, सबसे पहले उसने वस्तु का विक्रय मूल्य दिया था। हमने कहा सबसे पहले हमें वस्तु का क्रय मूल्य मिलना चाहिए, क्योंकि कभी भी लाभ और हानि होगी तो वो क्रय मूल्य पर होगी। लाभ और हानि कहाँ होगी, क्रय मूल्य पे होगी। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना था, तो हमें याद आया कि ये मेथड ज़्यादा सॉलिड है इस क्वेश्चन को जल्दी लगाने के लिए। अब वहाँ पे पेपर में आपको जाके इस फॉर्मूले को थोड़ी लिखना है, आपको एसपी दिया, आप सीधे लिखना 8800 बराबर सीपी, 10% का लाभ 110/100, 0 0 काट देना, तुरंत आप सीपी निकाल लेना 8000। अब इस पे कह रहा कि इस वस्तु को कितने रुपए पे बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। 8000 रुपये की वस्तु है, इस पर 15% का लाभ चाहिए, तो सीपी की जगह पर हमने 8000 रख दिया और 15% का लाभ चाहिए तो 100 में 15 जोड़ दिया, 115/100, आंसर आ गया 9200। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न। इसके बाद फिर से 8 के पहले 8 गुणकों का औसत क्या होगा। 8 के पहले 8 गुणांकों का औसत क्या होगा, बात को समझना। 8 के पहले 8 गुणांक, जैसे 8 फिर 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है। 8 के पहले 8 गुणांक, 8 के पहले 8 गुणांक हमने लिख दिया, इनका औसत बताना है। तो औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और बटे में सभी संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या, ये औसत बराबर होता है। ठीक है, तो अब इतनी संख्याओं को जोड़ेंगे फिर सभी संख्या से डिवाइड करेंगे, हमारा औसत निकल आएगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या होता है, इसको समझो। जब भी गैपिंग समान हो, गैपिंग समान हो, जब भी संख्याओं के बीच में गैपिंग समान हो, बात ध्यान रखिएगा, जब भी संख्याओं के बीच में गैपिंग समान हो तब एवरेज बराबर होता है, औसत बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। तब एवरेज बराबर होता है फर्स्ट नंबर मीन्स 8, लास्ट नंबर मीन्स 64 बटे में 2। 64 8 72 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 36। यही हमारा औसत आएगा। बात क्लियर है प्यारे बच्चों, कहीं पर कोई समस्या? तो आप ध्यान रखना, जब भी संख्याओं के बीच में गैपिंग समान हो, जब भी संख्याओं के बीच में गैपिंग समान हो तो आप एवरेज डायरेक्ट निकालना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। अब ये ऐसा करने की क्यों जरूरत थी? अब देखिए, आपके पेपर में कोई लंबी सीरीज दे दिया तो आप क्या पूरी सीरीज लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे ना, पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं होती। देखिए उसने कहा 8 के पहले 8 गुणांकों का औसत, तो पहली संख्या आपकी 8 ही होगी और इसका 8वां गुणांक मीन्स 8 गुणे 8, 8 के पहले 8 गुणांकों, यहाँ पे 8 ही तो कह रहा है, तो 8 के पहले 8 गुणांक मीन्स इस संख्या को ले जाके फिर जितना कहेगा उससे गुणा कर देना, लास्ट वाली संख्या निकल आएगी 64। तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं भैया इसमें? 8 के पहले 8 गुणांक, तो 8 के पहले मतलब पहली संख्या 8, फिर इसका 8वां गुणांक, तो 8 का 8वां गुणांक निकालना है तो 8 में 8 का गुणा कर दो, 8वां गुणांक निकल आएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ें। चलिए, 3 वर्ष पहले बंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। यदि संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान 2%, 5%, 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या क्या है? पहले कितनी थी? 3 लाख थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
ठीक है। पहले वर्ष कितनी बढ़ी 2% तो 102/100। तीसरे वर्ष कितनी बढ़ी 5% तो 105/100। जितने परसेंट बढ़ती है उसको 100 में जोड़ देते हैं। जब भी जनसंख्या जितने परसेंट बढ़े उसको 100 में जोड़ो, जितने परसेंट घटे उसको 100 में घटा दो। जनसंख्या जितनी बढ़े उसको 100 में जोड़ते हैं और जितनी घटती है उसको 100 में घटाते हैं। तो 2% बढ़ी तो 102/100, 5% बढ़ी तो 105/100, 4% बढ़ी तो 104/100। ठीक, अब आइए 2 2 4 2 2 4 जीरो कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया। ये आ गया 3 गुणे 102 गुणे 105 गुणे 104 बटे में 10। इसको काट दो, 2 पंची 10 तो ये जाएगा 2 पंची 10, 2 1 नम 2, ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 1 नम 5। मीन्स बचा क्या आपके पास 3 गुणे 51 गुणे 21 गुणे 104। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं हो सकता, चलिए चेक करते हैं, शायद डिजिटल सम लग जाए या कुछ ऐसा रूल लग जाए जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाए। चलिए सबसे पहले यूनिट डिजिट लगाएंगे, 3 1 नम 3, फिर 3 1 नम 3, 3 चौको 12, लास्ट में 2 होना चाहिए। ये आंसर कट गया। अभी इसमें इसमें और इसमें लास्ट में 2 है। यूनिट डिजिट 3 1 नम 3, फिर लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई 3 1 नम 3, 3 1 नम 3, फिर 3 चौको 12, लास्ट में क्या आया 2। तो लास्ट में सब जगह 2 होना चाहिए है। अब चलो डिजिटल सम लगाते हैं। ये 3 है, ये 5 1 6, ये 2 1 3, ये 4 1 5, ये 3 छंग 18, 18 का मतलब 8 1 9, ये कट जाएगा। 5 3 15, 5 1 6। देखिए 3 छंग 18, 18 का मतलब 8 1 9, जब भी 9 बनेगा तो वो तो कैंसिल आउट हो जाता है डिजिटल सम में। फिर 5 3 15, 15 का मतलब 6। आइए चलो अच्छा पूरा सॉल्व भी कर देते हैं, आप बात नहीं समझ रहे हो। डिजिटल सम हम आपको बताते हैं कैसे लगाया जाता है। कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज होंगे कि सर जी ये क्या कर दिए। 3 गुणे 51 गुणे 21 गुणे 104, ये 3 और इसको जोड़ो 5 1 6, संख्याओं को जोड़ा जाता है 2 1 3 और 104 को 4 1 5। ठीक है, ये 3 छंग 18, 18 का मतलब 8 1 9, फिर 9 3 27, 27 का मतलब 2 और 7 9, 9 5 45, 5 4 9। ठीक है, वो हमने गलत लगाए थे डिजिटल सम। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया 9। कैसे किया गया फिर समझ दो। 3 छंग 18, 18 को जोड़ दो 8 1 9, फिर 9 3 27, 27 को जोड़ दो 7 2 9, फिर 9 5 45, 45 को जोड़ दो 5 4 9। क्वेश्चन का डिजिटल सम 9 आ रहा तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए 9। आइए चेक करते हैं। यहाँ पे 5 4 9, 3 3 6, 2 8 1 9, मतलब यहाँ पे 9 आ रहा है। आइए ये भी चेक करते हैं। 5 4 9 3 4 3 7, सॉरी 5 4 9 3 3 6 6 2 8 1 9, 5 4 9 3 3 6 2 लो फंस गए। अब यही चीज़ है, अब समझिए, अब इतना बड़ा गुणा आपको करना ही पड़ेगा, यही समस्या आती है। अब जब आप कभी कभी कैलकुलेशन नहीं किए होते हो और कैलकुलेशन से बचते हो, बहुत सारे बच्चे क्लास में मोबाइल निकाल के कैलकुलेट कर लेते हैं तुरंत। मैं कहता हूँ आंसर बताओ, सब लगा के तुरंत कैलकुलेट कर देंगे। और जब सिखाते हैं डिजिटल सम या तो यूनिट डिजिट, इसके अलावा तो और कोई उपाय नहीं होता कैलकुलेशन आसान करने का। डिजिटल सम और यूनिट के डिजिट के अलावा कोई भी हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं होता जिससे हम कैलकुलेशन आसान कर सकें। आप सोचो इतने बड़े कैलकुलेशन को आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा। ठीक, बिना मल्टीप्लाई करे आपका आंसर नहीं आ सकता। तो पहला मेथड तो आप ये मल्टीप्लाई करके ही निकाल सकते हो और कोई तरीका नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन लगाया जा सकता है। अब प्रतिशत परिवर्तन लगाना होगा तब भी क्वेश्चन आपके लिए टेट के हिसाब से थोड़ा सा कठिन हो जाएगा लगाने में। तो टेट वाले बच्चे इसी मेथड को समझें और अपने क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करने से थोड़ा समय ही लगेगा, गुणा ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। ठीक है, तो गुणा करके आप देख लेना क्या आंसर आ रहा है और फिर कमेंट कर देना कि सर जी ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर वही क्वेश्चन। 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत क्या है। 3 के पहले 6, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 25 15, 3 छंग 18। ठीक, तो एवरेज बराबर क्या होगा। एवरेज बराबर, अच्छा सॉरी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, समझना भैया। इससे पहले वाला प्रश्न कुछ और था, इस बार वाला प्रश्न कुछ और है। उसने कहा है 3 के पहले 6 विषम गुणकों, मतलब 6 विषम गुणांक। 3 के पहले 6 विषम गुणांक होने चाहिए। जैसे पहला वाला 3, तो 3 के बाद अगला इसका गुणांक जो हो वो विषम भी होना चाहिए। जैसे 9,
3 3 दूनी 6, 6 तो सम हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 नहीं, 3 पची 15, 3 छक 18 नहीं, 3 सते 21, 3 अठे 24 नहीं, 3 9 27 ना, 3 दहन 30 नहीं, 11 तिहाई 33, तो कितने हो गए 3 3 6। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मतलब वाकई में लाजवाब था, क्योंकि जैसे ये लैंग्वेज लगी इसके साथ ना, क्वेश्चन बहुत खूबसूरत रूप ले लिया। बहुत सारे बच्चे जो पुराना क्वेश्चन पढ़े हुए हैं अभी तक, जो जन्मों जन्मों से पढ़ाया जा रहा था, ये वाला 8 के पहले 8 गुणांकों का औसत क्या होगा, इसमें कहा था 8 के पहले 8 गुणांकों का औसत क्या होगा। और इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 के पहले 6 विषम गुणांकों का औसत क्या होगा। मीन्स 3 के पहले 6 विषम गुणांक, इस बार आपको विषम गुणांक चाहिए थे। 3 के गुणांक अगर कहता, 3 के पहले 6 गुणांक कहता तो 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 नौची 15, 3 छंग 18, यही बन जाते। बट उसने कहा 3 के पहले 6 विषम गुणांकों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही चेंज हो गई। तो 6 विषम गुणांक मीन्स इस बार जितनी भी संख्या होनी चाहिए वो 3 का तो मल्टीपल होना ही चाहिए, 3 का गुणक तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ वो विषम भी होनी चाहिए। तो देखिए ये 3 का मल्टीपल भी है और जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं ये विषम भी हैं। अब इनका एवरेज बताना है, तो देखो इनके बीच की गैपिंग 6, सबके बीच की गैपिंग देखिए समान है, सबके बीच की गैपिंग क्या है, समान है। जब गैपिंग समान है तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। फर्स्ट नंबर 3 है, लास्ट नंबर 33 है, बटे में 2। 36 बटे 2 कितना हो जाएगा 18। ये आपका आंसर आ गया। बताइए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे हमेशा प्यारे बच्चों ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हमने जो भी पढ़ा दिया आप उसी पर जाकर तुरंत देखिए 8 के प्रथम 8 गुणांक तुरंत लगा दिया। आप लैंग्वेज समझ लेना, उसके बाद लगाना। क्वेश्चन की लैंग्वेज बेहद इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ये 8 के पहले 8 गुणांक, जो ये क्वेश्चन है 8 के पहले 8 गुणांकों का औसत, इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि इसमें सिर्फ ये कहा है, उसमें कहा था 8 के पहले 8 गुणांकों का औसत, और इसमें कह रहा 3 के पहले 6 विषम गुणांकों का औसत। ये विषम शब्द ही लग जाना क्वेश्चन के पूरे रूप को बदल दिया। ठीक है, कभी भी ऐसा शब्द लगा हो तो इसको इग्नोर मत करना, ये मत सोचना ये क्वेश्चन वैसा ही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा आपसे, उसके बाद आंसर पे टिक करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करो, हंसी मजाक का समय नहीं है। 28 तारीख को पेपर है, हंसी मजाक 28 के बाद करेंगे खूब। ठीक है, 28 बेहद इंपॉर्टेंट है। 28 तारीख को हमारे आगे फ्यूचर तय होता है। 28 तारीख को हमारा फ्यूचर तय होगा कि हमारा भविष्य क्या है, अंधकार है या उजाला है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कंपटीशन इतना लेवल पे है कि इस बार हमें जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए, एक वेंडर ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी, उसे 25% लाभ। इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। SP भाव इक्वल टू CP भाव और 100 प्लस माइनस x अपॉन 100, ऐसे हमने बहुत सारे प्रश्न आपको पढ़ाए हैं ना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पढ़ाए हैं। बोलो ना, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है ना, बिल्कुल। इतनी 10 क्लास में दे चुका हूँ, 10 क्लास में हर क्लास में एक ऐसा प्रश्न जरूर है। तो ये आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि इस बार एक प्रश्न आने वाला है। ठीक, आइए अब SP भाव और CP भाव बराबर क्या होता है, मैं बार बार बताता हूँ। प्राइस बटे नंबर जब होता है वही हमारा भाव होता है, प्राइस बटे नंबर। आइए क्या कह रहा है, 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ खरीदी हैं तो CP 1 रुपये में 10, 1/10। 25% का लाभ चाहिए तो 100 प्लस 25 कर दो। लाभ चाहिए, जितने का लाभ हो उसको जोड़ देते हैं, हानि हो तो घटा देते हैं। प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, ऊपर रुपया रहेगा नीचे नंबर रहेगा। 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, 1 रुपये में n टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, n बराबर कितना आ गया 8। 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए 8। भैया ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों को बिल्कुल माइंड में सेट हो गया होगा, 100% सेट हो गया होगा ना, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है अभी तक। ये 10 क्लास में 10 बार
अब तो कुछ रह नहीं गया इसमें, फिर अब बिल्कुल समझाने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल माइंड में सेट होगा ना। जल्दी जल्दी क्लास चलाते हैं। आज की क्लास में भी कम ही क्वेश्चंस ला पाए हैं, कल की क्लास सोचते हैं क्योंकि पेपर बहुत करीब है, थोड़ा सा लंबी करेंगे, समय बहुत कम है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया क्या? ये है, उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दर निवेश की गई एक राशि का दोगुनी हो जाती है। तो दर बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, दर बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन में t। अब जो वैल्यू दी गई वो पुट कर दीजिए। क्या क्या दिया गया? 8%, दर दी गई है 8%, 8 रख दीजिए। कितना हो जाता है? 2 गुनी। n जो होता है हमारा गुना होता है, याद रखना n हमारा गुना होता है, तो 2 - 1 लिख दो, गुणे 100, और बटे में हमें समय बताना है, बटे में t कर दो। ठीक है, t को इधर भेज दो और 8 को इधर भेज दो। इसके 2 - 1, 1 गुणे 100 बटे में 8, 8 को इसके नीचे भेज दो। 4 दूनी 8, 25 चौको 100। क्या आ जाएगा? 25/2 मीन्स 12 सही 1/2% है ना ऑप्शन, सॉरी वर्ष, 12 सही 1/2 वर्ष। अगर वर्ष है तो वर्ष, वरना परसेंट होता तो परसेंट। ठीक, बिल्कुल क्लियर है ना। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेट के पेपर के लिए। यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है। चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए फिर से एक नया प्रश्न, अच्छा प्रश्न, नया प्रश्न तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, आपके लिए तो सब कुछ पुराना हो चुका है, समय बिल्कुल करीब है, सब कुछ पुराना है। आइए, ABC A/B, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। A/B = 1/2, B/C = 3/5 के रूप में 3800 रुपये वितरित किए जाते हैं। मीन्स ABC को 3800 रुपये वितरित किए जाते हैं। तो B का हिस्सा क्या होगा? B का हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले A/B और B/C दिया गया है, तो सबसे पहले इनका एक सीरियल अनुपात होता है। क्या? ये A/B/C। अब ये कैसे बनाया जाता है? इसमें जो संख्या कॉमन हो, जैसे B कॉमन है, B कॉमन है ना, तो इसका हम रेशियो ऐसे बनाते हैं, A/B, जो कॉमन होती है कॉमन के नीचे ही कॉमन रखते हैं, B/C, ऐसे रेशियो बनाते हैं। तो 1/2, 1/2, फिर इसी के नीचे B के नीचे ही B, तो B का मान यहाँ पे कितना था? 2, और यहाँ पे कितना है? 3, तो B के नीचे ही B की वैल्यू आएगी ये। इसका गुणा इसमें करेंगे 3, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 × 6, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 × 5 10। मीन्स A का मान 3, B का मान 6, C का मान 10। यहाँ हम कह सकते हैं A बराबर, अब देखिए, अब छोड़ दीजिए, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, रेशियो बन गया। रेशियो बनाना सीख लेना बस। यहाँ पे जो कॉमन हो वो हमेशा बीच में आता है। ठीक है, रेशियो बनाने में इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं तो पहले वाला A का रेशियो आता है, इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं तो B का रेशियो आता है, इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं तो C का रेशियो आता है। ठीक है, तीनों का रेशियो आ गया। तीनों की टोटल वैल्यू दी गई है, तीनों की टोटल वैल्यू दी गई, हमें B का मान निकालना है। टोटल 3800 रुपये आपके पास हैं, जिसका मान निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। 10 6 16, 16 3 19, टोटल के योग से डिवाइड कर देते हैं, 19 दूना 38, और इसका गुणा इसमें कर दो 1200 रुपये। मीन्स B का हिस्सा कितना है? 1200। बताइए कोई परेशानी? एक क्वेश्चन इस बार यहाँ से भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेशियो से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, कोई डाउट नहीं, यहाँ से प्रश्न बहुत आराम से आ सकता है। कहीं पर कोई परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लो, वरना हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ भैया। बहुत मेहनत से क्लास पढ़ा रहा हूँ, हेल्थ इशू बिल्कुल मतलब अभी फिट नहीं हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं लंबे समय से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, फिर भी मैं टेट के पेपर को देखते हुए क्लासेस दे रहा हूँ, क्योंकि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। वैसे आपका मैं बहुत लॉस कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे क्लास कंटिन्यू देनी चाहिए थी, लेकिन बीच बीच में देखिए, अगर आदमी हम फिट नहीं है तो हमारे पढ़ाने का कोई अस्तित्व नहीं है। कल की क्लास बहुत बेकार हुई हमसे, क्योंकि कल अनफिट में थोड़ा सा पढ़ाने में मज़ा नहीं आता मुझे अंदर से फील आना चाहिए पढ़ाने में। जब तक फील नहीं होता है वो जुनून नहीं आता है। और दूसरी चीज़, आप शेयर करते नहीं, लाइक करते नहीं, कमेंट करते नहीं ना, आप लोगों का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो कोई नहीं, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। 28 नवंबर आप अच्छे से बिताओ, अच्छे से पेपर दो, उसके बाद तो हम आपके साथ ही हैं, फिर सुपर टेट की तैयारी मन लगा के किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते